अब बात करेंगे एक फर्जी केस की। और इस फर्जी केस में आरोपी को, जिसे आरोपी बनाया गया, उसे जेल भी भेज दिया गया। रांची के ललित ग्राम के बीजेपी नेता सोमनाथ पांडे अपहरण के एक फर्जी केस में पिछले 8 सितंबर से जेल में बंद है। नवीन कुमार मिश्रा के अपहरण का आरोप सोमनाथ पर लगाया गया था, लेकिन नवीन मिश्रा नेपाल के काठमांडू में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नवीन ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी थी। शिकार हुए रातू के सोमनाथ पांडे फर्जी केस में पिछले 15 दिनों से जेल में बंद। साजिश के शिकार रातू के ललित ग्राम के सोमनाथ पांडे पिछले 15 दिनों से जेल में बंद है। पुलिस ने जमीन कारोबारी नवीन मिश्रा के अपहरण के मामले में सोमनाथ को जेल भेजा है, लेकिन खुद के अपहरण की साजिश रचने वाला नवीन मिश्रा नेपाल के काठमांडू में मौज कर रहा है, जिसे रांची पुलिस ने धर दबोचा और रांची ले आई। साजिश के तहत उसको फंसाया गया है। तो हमारा लड़का जो है, इस पर कभी आज तक 107 का भी केस नहीं हुआ है, किसी तरह का आपराधिक मामला के जीवन में दर्ज नहीं हुआ है। वो हमेशा अच्छा विचार का लड़का है, लेकिन हम लोग को भी पता नहीं चल सका। हमारे मोहल्ला का ही जो है वो जो साजिश करता, वो तो अभी बाहर भाग गया था, यहाँ कांड करा के FIR करा के अभी आया है, पुलिस पूछताछ कर रही है उससे। और अब तो मुझे न्यायालय और पुलिस प्रशासन पर विश्वास है कि वो लोग जो है सही काम करेंगे, दूध पानी निकालेंगे। रांची के ललित ग्राम के सोमनाथ पांडे पिछले 15 दिनों से जेल में बंद है। नवीन कुमार मिश्रा के अपहरण के फर्जी केस में रातू पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा। नवीन कुमार नेपाल के काठमांडू से हुआ गिरफ्तार। करोड़ों के कर्ज होने के कारण खुद गायब हुआ था नवीन कुमार मिश्रा। नवीन मिश्रा का सोमनाथ पांडे से था लेन देन का विवाद। 31 अगस्त को लापता हुआ था नवीन कुमार मिश्रा। 8 सितंबर को रातू पुलिस ने सोमनाथ को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नवीन की पत्नी साधना पाठक ने नवीन के अपहरण का केस दर्ज कराया था और सोमनाथ पांडे पर अपहरण का आरोप लगाया था, लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो कई अहम जानकारियां मिली। पुलिस को एक CCTV फुटेज मिला, जिसमें साफ हो गया कि नवीन अपनी पत्नी के भाई के साथ सोमनाथ से मिलने गया था। यही नहीं, गायब होने के बाद लगातार वो अपने परिवार के संपर्क में भी था। इंटरनेट कॉल के जरिए अपने घर वालों से बातचीत भी करता था, जिसके बाद पुलिस ने नवीन मिश्रा को नेपाल के काठमांडू से धर दबोचा। नवीन मिश्रा है, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो कई लोगों से वो पैसा लेकर यहाँ से कई बार भाग चुका है। तो इस बार वो साजिश में हमारे भैया को फंसाया है वो, जिसके तहत वो जेल चले गए। और इसमें शामिल उसका साला, जो कि आलोक पाठक जिसका नाम है, और एक और साला जिसका नाम है विशाल पाठक, उसका ससुर और उसकी पत्नी। इन सारे लोगों ने साजिश मिलकर किया और इनको जेल भेजने का काम किया है। फर्जी अपहरण की कहानी के पीछे नवीन के करोड़ों के कर्ज में डूबने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अपहरण की इस झूठी कहानी में आलोक पाठक, विशाल पाठक और बलराम पाठक ने नवीन को साथ दिया और फर्जी केस में सोमनाथ को जेल भिजवा दिया। लेकिन बगैर जांच पड़ताल के आखिर रातू पुलिस ने कैसे सोमनाथ को जेल भेज दिया, इस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब पुलिस ने कोर्ट को कहा है कि नवीन के परिजनों ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन अब भी सोमनाथ को अपनी आजादी का इंतजार है। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो रातू के सोमनाथ एक फर्जी मुकदमे के शिकार हो गए, एक साजिश के शिकार हो गए हैं। सीधे रुख करते हैं इमरान का और उनसे ही हम ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। इमरान, कहा जाता है कि 10 गुनहगार भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। एक निर्दोष पिछले 15 दिनों से जेल के सलाखों के पीछे है। पुलिस ने पूरे मुकम्मल तरीके से जांच पड़ताल नहीं की, जिस वजह से एक बेगुनाह सलाखों के पीछे सजा काट रहा है और जो आरोपी है, जिसे खुद सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो नेपाल में मौज उड़ा रहा है।
देखिए बिल्कुल सारिफ, इस पूरे मामले में रातू थाने की पुलिस ने जो जिस दिशा पर, जिस गति से, जिस तरह से जांच की, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय जो है वह साबित हो रहा है। क्योंकि सोमनाथ पांडे को जिस मामले में आरोपी बनाते हुए नामजद आरोपी बनाया गया था, और इसी मामले पे जब रातू थाने की पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की तो टेक्निकल एविडेंस और दूसरे एविडेंसों के आधार पर सोमनाथ पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है, वो भी उस व्यक्ति के अपहरण और हत्या की साजिश को लेकर के, जिस पर कई तरह के जो मामले हैं वो लगातार चल रहे थे। एक ऐसे व्यक्ति जो फर्जी है और लगातार कई फर्जीवाड़े के मामले उस पर मामले सामने आते रहे हैं। करोड़ों रुपए की लेनदारी या देनदारी का आरोप उस व्यक्ति पर लगा रहा है। सोमनाथ पांडे को भी खुद 12 लाख रुपए नवीन कुमार मिश्रा से लेनी थी। इसी विवाद को लेकर के लगातार पिछले कुछ दिनों से एक तरह से कहें तो विवाद चल रहा था, और इसी विवाद में सोमनाथ पांडे को रास्ते से हटाने के लिए, उसे फंसाने के लिए पूरी अपनी अपहरण की साजिश जो है नवीन कुमार मिश्रा ने रच डाली, और साजिश को रचने के लिए परिवार के हर एक लोगों ने पूरी तरीके से साथ दिया, और न सिर्फ पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत पूरे मामले की जो संरचना है, कहानी है, वो गढ़ी गई। जब 31 अगस्त को जब नवीन कुमार मिश्रा लापता होते हैं तो नामजद अभियुक्त जो है सोमनाथ पांडे को बनाया जाता है। इसमें क्यों? क्योंकि सोमनाथ पांडे के पास जो नवीन कुमार मिश्रा है और उसके वो अपने साले के साथ पहुंचे थे सोमनाथ पांडे के पास, जो कि सीसीटीवी में भी ये सारी तस्वीरें कैद हुई है। उसके बाद वो दोनों इसलिए पहुंचे थे ताकि पुलिस को जब टेक्निकल एविडेंस के रूप में जानकारी मिले तो दोनों की टावर लोकेशन जो है वो एक जगह पे मौजूद रहे। नवीन कुमार मिश्रा ने इस पूरे मामले को लेकर के सोमनाथ को यह आश्वासन देता रहा कि उनके जो पैसे लेने हैं उसे वो काटी ताड़ ने तो तिलता सहित अन्य चौक पर जाकर के देगा, इसके बदले में उसकी गाड़ी में बैठ करके वो जाना चाह रहा था। इस दौरान नवीन कुमार मिश्रा ने क्या किया कि वो अपने मोबाइल को और दूसरे जरूरी दस्तावेजों को उनके गाड़ी में छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस इस पूरे मामले में जब आरोपी की गाड़ी की तलाशी लेगी तो नवीन का मोबाइल उस गाड़ी पे मौजूद होगा और सीधे सीधे सोमनाथ इस पूरे मामले में आरोपी साबित हो जाएंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर के रातों पुलिस ने इसी कहानी को सच मानते हुए सोमनाथ को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसे सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति तब ये जाहिर होते हैं जब नवीन कुमार मिश्रा, जो कि लापता थे 31 तारीख से ही, उनकी बरामदगी रांची के रातू थाने की पुलिस ही करती है। टेक्निकल एविडेंस के आधार पर सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य चीजों को खंगालने के बाद जब पुलिस नेपाल से आरोपी को गिरफ्तार करती है, उसे जब पकड़ती है, गिरफ्तार सब तो नहीं कहेंगे, पकड़ती है, तब वहां उनसे जब पूछताछ किया जाता है तब वो अपने स्वीकृत बयान में पुलिस को बताते हैं कि उसके पास करोड़ों रुपए की लेनदारी है। कई लोगों से वो नवीन कुमार मिश्रा ने पैसे ले रखे हैं और इस वजह से लोग लगातार तगादा करने के लिए उसके दरवाजे पर उसके तक पहुंच रहे थे। कुछ देनदारी जो है सोमनाथ पांडे की भी बनती थी, इसलिए वो अपने को छिपाने के लिए और ये सारे पचड़े से अपने कर्ज को नहीं चुकाने के गलत नियत की वजह से वो अचानक लापता हो गए और आरोप मर दिया गया सोमनाथ पांडे पर, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोमनाथ पांडे को जेल भेज दिया। अब रातू थाने की पुलिस से जब हमारी बातचीत हुई तो उनसे जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले में न सिर्फ सोमनाथ पांडे को क्लीन चिट दी जा रही है बल्कि उनकी रिहाई को लेकर के एक फाइनल फॉर्म सबमिट जो है वो कोर्ट में कर दिया जाएगा कि ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी अपहरण और हत्या की साजिश को लेकर के यह पूरी तरीके से फर्जी था और जिसमें सोमनाथ पांडे का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं था। लेकिन तब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजें जो हो रही थी या फिर इस तरह की चीजें जब कहानी रची गई तो पुलिस को इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए थी और जांच के क्रम में ये सारी चीजें देखनी चाहिए थी कि नवीन का बैकग्राउंड क्या है और सोमनाथ का बैकग्राउंड क्या है। सोमनाथ पांडे के बारे में बताया जाता है कि ये राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ नेता के पुत्र हैं, ऐसे में सुरेंद्र पांडे उनके पुत्र हैं और वो लगातार इलाके में समाज सेवी के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। इस पर आज तक किसी भी थाने में सोमनाथ पांडे के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जा चुका है, जबकि नवीन कुमार मिश्रा और उसके अन्य परिवार के लोगों पर समय समय पर कई फर्जीवाड़े की जानकारी मिलती रही है। किसके ठगी के को लेकर के बात करें या फिर पैसे के लेन देन को लेकर
की बात करें, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बात करें, तो कई आरोप जो हैं वो संदिग्ध जाहिर नवीन कुमार मिश्रा बन रहे थे। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं किया गया और जांच की जिस दिशा पर और जिस तेजी दिखाने के चक्कर में रांची पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को जेल भेज दिया जो कि इस पूरे अपहरण में और हत्या की साजिश करने में कहीं भी मौजूद नहीं था। और वो व्यक्ति जिस पर अपहरण होने का अपहरित कहलाने का आरोप लग रहा था, पीड़ित अपने आप को कह रहे थे, वो नेपाल में मौज मस्ती और मंदिरों के दर्शन करते हुए घूमते हुए नजर आ रहे थे और वहां से लगातार अपने परिवार से व्हाट्सएप कॉल और दूसरे इंटरनेट कॉल्स के माध्यम से परिवार के संपर्क में था। वो तब पकड़ा गया जब इस पूरे मामले में जब परिजनों के पास जब एक इंटरनेशनल कॉल घर पे होते कॉल किया जाता है, वो भी नॉर्मल कॉल जैसे किया जाता है, तब तक इंटरनेट कॉल्स हो रही थी बातचीत, तब तक वो पकड़ा नहीं गया था। लेकिन इंटरनेट बंद होने की वजह से जो नवीन कुमार मिश्रा है वो डायरेक्ट कॉल कर गए और यहीं पर नवीन कुमार मिश्रा जो है वो फंस गए। कहा जाता है कि झूठ जो है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलते। आप 100 दिन झूठ बोलिए, एक दिन आपको पकड़ना तय है, पकड़ाना तय है। वही हुआ कि लगातार अब जो साजिश रच रहे थे अब वो अब रचने में सफल नहीं हो पाए। जाहिर तौर पर इमरान जानना ये चाह रहे हैं कि आखिर रातों पुलिस ने इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई, क्यों पूरा जांच नहीं किया गया? क्योंकि जिसके अपहरण का आरोप लगा है, आप बता रहे हैं कि उसके खिलाफ कई तरह के मामले दर्ज है और जिस पर आरोप लगा है उस पर कोई भी मामला दर्ज नहीं है, तो पुलिस को प्रथम दृष्टया तो यह समझना चाहिए कि आपराधिक छवि के नहीं है सोमनाथ, और जिसके अपहरण का आरोप लग रहा है वो आपराधिक छवि के रहे, कई फर्जीवाड़े केस उनके नाम पर दर्ज है। तो पुलिस ने इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई, पहला। दूसरा, क्या वरीय अधिकारियों के सूचना में यह खबर चली गई है और नहीं गई तो न्यूज 11 के मार्फत जाएगी? तो क्या आप देख पा रहे हैं कि आगे आईओ जो केस के हो या जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिन्होंने कार्रवाई की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? देखिए, इस पूरे मामले में जो नवीन कुमार मिश्रा के परिवार हैं, उसकी पत्नी है, उनके ससुर हैं, उनके साले हैं और अन्य लोगों ने जो पूरी कहानी रची, इस कहानी के बाद वरीय अधिकारियों के समक्ष जो है अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच जाते थे। पहुंचने के बाद पुलिस पर दबाव बनाया जाता था कि कहीं ना कहीं सोमनाथ पांडे जो कि जाने माने जनप्रतिनिधि में से एक थे रातू इलाके में, उनके दबाव में आकर के पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है और इसी दबाव को फायदा उठाते हुए जो है पीड़ित परिवार जो कि अभी पीड़ित है, जो जेल में मौजूद है, उनको दबाव झेलनी पड़ी और फिर सोमनाथ को जेल भेजा गया। अब पुलिस को इस पूरे मामले पर देखना होगा, वरीय अधिकारियों को देखना होगा कि कहीं ना कहीं जांच में जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो मिसकम्युनिकेशन हुए हैं, जिन बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए थी, क्या उन बिंदुओं पर जांच किया गया है या फिर नहीं, तो आखिरकार किनकी लापरवाही बनी है, किनकी साजिश के शिकार जो सोमनाथ पांडे हुए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के एक वरीय अधिकारी को संज्ञान में लेना होगा इस पूरे मामले पर। क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति अगर 15 दिनों से जेल के सलाखों के पीछे है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पर वो दाग लग जाता है, जो आज तक किसी भी कानूनी दाव पेच पे नहीं फंसे थे। आज तक उस व्यक्ति पर किसी भी तरह का FIR दर्ज नहीं था, लेकिन जब एक FIR हुआ, वो भी फर्जी FIR के जरिए उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो ऐसे में अब वरीय अधिकारियों को रुख क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जब इस पूरे मामले में रातू पुलिस अब फाइनल फॉर्म सबमिट करेगी और फाइनल फॉर्म सबमिट करने के बाद सोमनाथ पांडे को निर्दोष और फिर दूसरे पक्ष को इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई किया जाता है, मतलब दूसरा पक्ष नवीन कुमार मिश्रा, उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, उनके दूसरे परिजनों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपने फर्जी केस करवा करके पुलिस को गुमराह करते हुए, पुलिस को बरगलाते हुए एक निर्दोष व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजने के लिए न सिर्फ तत्परता दिखाई बल्कि जबरन दबाव भी डलवाया गया। तो ऐसे में उस परिवार पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। वहीं सोमनाथ पांडे कब तक जेल से बाहर निकल पाते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कोर्ट के दावपेच है, एक बार आप अगर जेल जाते हैं तो आपको तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को पालन करते हुए ही जेल के सलाखों के बाहर आ पाएंगे। वो जो पेपर वर्क है वो तो कंप्लीट करना पड़ेगा इमरान, और इंतजार सोमनाथ की रिहाई का और इंतजार इस बात का भी है कि नवीन के खिलाफ आखिर क्या कुछ, नवीन के दोषी जो है, जो जिन्होंने उसे जेल भेजा है फर्जी केस में, वो लोग, और साथ ही साथ माफ कीजिएगा सोमनाथ को जिसने जेल भेजा है, और पुलिसकर्मी, क्योंकि सीनियर अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में अगर लिया तो क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस रिपोर्ट को भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।